is classification of civil law. And guys, you may be asked the question, what are the kinds of civil law, or what is the classification of civil law? And this question may be asked in a particular manner. What are the kinds of special law? So far as the prelude of this question is concerned, first of all we have to understand the meaning of civil law. I would like to interpret two very important words regarding civil law. For example, first word is just civilly. Just civilly. It means that the law applicable to the citizens of a particular country or the citizen of a particular area, and the word which is opposite to this word is called justantem, and the meaning of justantem is application of the law to the foreigners, यानी जो गैर मुल्की लोग हैं उन पर जो लॉ अप्लाई होते हैं उनको हम जस्टेंटम कहते हैं। तो इन दो लीगल टर्म्स को ट्रांसलेट करने के बाद सिविल लॉ के बारे में मजीद डिस्कस करते हैं। जैसा कि सिविल लॉ इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैनन लॉ और कॉमन लॉ और एक्सलेटरियल लॉ, और इस तरह से this is also differentiate the criminal law as well as the military law। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कि जो सिविल लॉ है, this is particular the law of the land। What is the meaning of law of the land? The law of a particular country। Likewise, the law of Pakistan, law applicable in India, or law which is applicable in England। इसी तरह से अगर इसकी मजीद सिविल लॉ के टर्म की इंटरप्रिटेशन की जाए तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो लॉ एप्लीकेबल है दैट इज कॉल्ड सिविल लॉ। इसी तरह से दूसरा जो इसका नाम रखा गया है वो है म्यूनिसिपल लॉ। और अगर मजीद सिविल लॉ की क्लासिफिकेशन की जाए, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए या इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम किया जाए तो इसकी जो बॉडी है इसको दो मेन पार्ट्स में आप तकसीम कर सकते हैं, जैसे जनरल लॉ है और स्पेशल लॉ है। जहां तक सिविल लॉ का ताल्लुक है तो इसकी जो शाखें हैं उसमें पहली शाख जो मैंने आपको जनरल लॉ बताई है, इसको मजीद आगे सेग्रीगेट किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसमें जी आपका स्टैट्यूट लॉ है और उसके बाद इक्विटी है और उसके बाद कॉमन लॉ है। इसी तरह से अगर दूसरी साइड पर चले जाएं तो जनरल लॉ के मुकाबले में स्पेशल लॉ आता है, जिसमें आपके लोकल लॉज हैं, फॉरेन लॉज हैं, और इसी तरह से कन्वेंशनल लॉ है, और इसी तरह से आपका ऑटोनोमस लॉ है। और मजीद इसके आगे अगर शाखें देखी जाए तो उसमें मार्शल लॉ और इंटरनेशनल लॉ, स्पेशल काइंड्स ऑफ लॉ है। अब हम कोशिश करते हैं कि इन तमाम लॉज को जो कि सिविल लॉ के आगे डेवलप हुए हैं वन बाय वन डिस्कस किया जाए। जहां तक सिविल लॉ की पहली शाख का ताल्लुक है जिसको हम जनरल लॉ कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनरल और ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, किसी भी मुल्क का आम कानून जो सब सिटीजन्स पर एप्लीकेबल है, नो वन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लॉ, इसीलिए इसका नाम जनरल लॉ रखा गया है। जहां तक इसकी डेफिनेशन का ताल्लुक है तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि तमाम कोर्ट्स पर जो लॉ एप्लीकेबल होता है और वो तमाम स्टेट तक एक्सटेंड करता है, यानी उसकी जो वुसअत है वो पूरी रियासत तक है, और कोर्ट्स और रियासत मिलकर उसको जो इन्फोर्स करते हैं दैट इज कॉल्ड जनरल लॉ। इसी तरह से अगर हम कोई रेफरेंस पेश करना चाहें
तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक जहां तक जनरल लॉ की डेफिनेशन की गई है, तो उसमें ये कहा गया है कि नाइदर इट इज लोकल लॉ, ना तो ये लोकल लॉ है, नॉट कन्फाइंड इन एप्लीकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, और ना ही ये किसी एक शख्स की हद तक कन्फाइंड है, महदूद है। मीनिंग देयर बाय कि अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जनरल लॉ एप्लीकेबल होता है ऑल पर्सन्स पर, ऑल प्लेसेस पर, और स्पेसिफाइड क्लासेस जो हैं थ्रू आउट द स्टेट, जितनी क्लासेस हैं रियासत में सब पर ये अप्लाई होता है। और मजीद अगर इसकी और डेफिनेशन की जाए या इसको और किसी एंगल से देखा जाए तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये वो रूल्स हैं, लीगल रूल्स हैं, जो कि जिनका अदालतें जुडिशियल नोटिस लेती हैं। अब यहां पर आई हैव टू मेक अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल नोटिस। Particularly, judicial notice is a word which has been enacted by the Evidence Act, जिसके मुताबिक वो तमाम एक्ट्स जिनको अदालतें बगैर किसी सबूत के या प्रूफ के तस्लीम करने की पाबंद होती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का परचम है, पाकिस्तान के टिकट्स हैं डाक के, या पाकिस्तानी करेंसी है, पाकिस्तान आर्मी है, इन चीजों के बारे में अदालतें जो हैं वो आज खुद जुडिशियल नोटिस लेने की पाबंद होती हैं। यानी इन चीजों के दूसरे लफ्जों में अगर कोई शख्स इसमें इंटरफेरेंस करते हैं तो फौरी तौर पर अदालत उसका जुडिशियल नोटिस लेती है कि these things have already been decided, they have been recognized by the state, they have been enforced by the states, that's why we the courts and the people are bound to act upon all these things which has been mentioned in QSO or Evidence Act. इसी तरह से जी अगर आप जनरल लॉ की कोई मुझसे एग्जांपल लेना चाहें तो इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और इसी तरह से जितने भी हम रोजाना आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, जैसे पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आता था और आजकल ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पाकिस्तान में 1972 है उसके मुताबिक इन्फोर्स किया जा रहा है। इसी तरह से जो पीनल लॉज हैं वो भी इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं, दे कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन जनरल लॉज। Now I will discuss the second portion of my lecture, which is special law, and I will try to understand the meaning of special law. जहाँ तक special law का ताल्लुक है तो नाम से ही जाहिर है कि it is not applicable generally. ये किसी पर्टिकुलर क्लास पर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ क्लास पर अप्लाई होता है, खास क्लास पर या खास सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल जो लॉ है उसको स्पेशल लॉ कहते हैं। इसी तरह से और ये जो स्पेशल लॉ है इसके रूल्स जो है वो एक्सेप्शनल हैं, और इसी तरह से वो स्पेशल्स हैं इन देयर नेचर। और अगर हम इसको रेफरेंस के साथ डिस्कस करना चाहें तो जहां तक ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो कि लैंडमार्क डिक्शनरी है लॉ में, उसमें जो इसकी तशरीह की गई है उसके मुताबिक स्पेशल लॉ जो है वो किसी पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग जो है उसको अफेक्ट करता है, और ये जनरल लॉ, जनरल पब्लिक या जनरल लॉ के अपोज यानी उसको अपोज करने का नाम है। यानी खास क्लास, खास तबके के लिए या खास चीज के लिए या खास एज के लिए जो लॉ एप्लीकेबल हो, डेट इज कॉल्ड स्पेशल लॉ। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जर्नल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है जो 16
those accused persons who are under the age of 16 years, उनके लिए एक स्पेशल लॉ एक्ट किया गया है कि उनको उसके साथ ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह से जी स्पेशल लॉ की और भी कुछ खसूसियात हैं जिसमें ऐसे रूल्स हैं जो अपने नेचर के लिहाज से स्पेशल और एक्सेप्शनल हैं और जनरली ट्रीट नहीं किए जाते। स्पेशल लॉ जो है वो उन रूल्स पर मुश्तमिल होता है जो कोर्ट्स आमतौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करती एज कंपेयर टू द जनरल लॉ। और इसी तरह से ये भी जरूरी नहीं है कि उन पर अमल ना किया जाए, बल्कि स्पेशली प्रूव्ड अगर किया जाए और उनको अगर साबित किया जाए तो अदालत उनका नोटिस लेती है और उन पर अमल दरामद करने की पाबंद होती है। बट एज कंपेयर टू जनरल लॉ, general law is valuable or has the upper hand as compared to the special law. इसमें जैसे एग्जांपल्स हैं जनरल स्पेशल लॉ के लिए, तो इसमें जो प्रोहिबिशन लॉज हैं, गैम्बलिंग वगैरह के कवानीन हैं जो स्पेशल लॉज इनेक्ट किए गए हैं, इसकी मिसालें इस तरह से दी जा सकती हैं। इसकी अगली खसूसियत ये है कि जो स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं, जो बुनियादी कवानीन होते हैं, उसके ये अपोजिट होता है जो स्पेशल लॉ है। आमतौर पर स्पेशल लॉ आर वेरी अपोजिट टू द स्टैट्यूटरी लॉज, और इसमें कोर्ट्स जो हैं वो बाउंड है कि वो स्पेशल लॉ को जाने, और इसी तरह से हर इंडिविजुअल पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन स्पेशल लॉ के बारे में नॉलेज हासिल करे। जैसे एक प्रोवर्ब है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मिसाल के तौर पर मैं इस बात से वाकिफ ही नहीं हूं कि अगर मैंने कोई मोटरसाइकिल रखी है तो मुझे उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो मैं ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता बिफोर द लॉ कि जनाब मेरे इल्म में नहीं था कि मेरी एज अभी 16 इयर्स की है तो मुझे मोटरसाइकिल लाइसेंस बनवाना चाहिए था या नहीं बनवाना चाहिए था, मेरे इल्म में नहीं था। तो ये जो इल्म में ना होने वाली बात है, इस पर आपको एक्सक्यूज नहीं मिल सकता। इट इज द इनकम्बेंट अपॉन यू टू नो द नॉलेज, देयरफॉर इट इज डिसाइडेड बाय लॉ कि लॉ डज नॉट फेवर द इंडोलेंट, रादर द लॉ फेवर द विजिलेंट। यानी जो निकम्मे हैं, इंडोलेंट हैं, लॉ उनको फेवर नहीं करता, लॉ उनको फेवर करता है जो भी विजिलेंट हैं, जो बड़े मुस्तैद हैं, जो अपने काम को बड़े बर वक्त करते हैं। इसी तरह से जहां तक स्पेशल लॉ है, इट कैन बी सेग्रीगेटेड इन वेरियस काइंड्स। इसको मजीद आप आगे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसकी तकरीबन 6 इकसाम हैं। लोकल लॉज हैं, फॉरेन लॉज हैं, कन्वेंशनल लॉज हैं और ऑटोनॉमिक लॉज हैं। इसी तरह से मार्शल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है, और इसी तरह से प्राइज कोर्ट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। तो मैं अब 1 बाय 1 कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा तबसरा इस पे भी किया जाए कि ये जो इसकी काइंड्स हैं, मिसाल के तौर पर लोकल लॉज क्या होते हैं। ऐसे कवानीन जो सिर्फ एक खास लोकेलिटी पर, वन लोकेलिटी पर एप्लीकेबल हो, या फिर पर्टिकुलर एरिया ऑफ आवर कंट्री या पर्टिकुलर एरिया ऑफ एन अथॉरिटी, दे आर कॉल्ड लोकल लॉज, और ये एक खास लोकेलिटी पर एप्लीकेबल होते हैं। और खास तौर पर इनको हम जनरल लॉज नहीं कह सकते और ना ही इनको हम होल लॉ ऑफ द कंट्री कह सकते हैं। और इसमें जैसे कस्टम्स हैं और जो ट्रेडिशंस हैं, मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनकी अपनी अपनी रस्म व रवाज हैं, और इसीलिए हमने इनका नाम लोकल लॉज रखा है। जैसे इसकी 2 एग्जाम्पलें दी जा सकती हैं बड़ी मशहूर। मसलन इंग्लैंड में बिफोर 1 जनवरी 1926 यानी 1926, 1 जनवरी से पहले रियल प्रॉपर्टी डिवॉल्व्ड इन कैंट अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द Gavel Kind, and in
निटिंगम शायर जो इनकी काउंटी है, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द ब्रो इंग्लिश बाई ग्रेवल काइंड कस्टम। अब मैं आपको समझाता हूं कि ग्रेवल काइंड कस्टम क्या थी और ब्रो इंग्लिश कस्टम क्या थी। ग्रेवल काइंड कस्टम के मुताबिक जो प्रॉपर्टी थी, ऑल द सन्स ऑफ द डिसीज्ड ओनर एंड नॉट मियरली द एल्डेस्ट सन, वो तमाम उसके जो सन्स थे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। लेकिन इसके मुकाबले में जो ब्रो इंग्लैंड कस्टम था, उसमें द यंगेस्ट सन अलोन इनहेरिटेड सच प्रॉपर्टी। जो सबसे छोटा बेटा होता था सिर्फ प्रॉपर्टी उसको मिलती थी। तो ये मैंने आपको लोकल लॉज की दो एग्जांपल्स, एक ब्रो इंग्लिश जो काउंटी है इंग्लैंड की उसकी, और दूसरी ग्रेवल काइंड कस्टम जो समझाई है कि जिसमें जायदाद सब बच्चों में बराबर तकसीम की जाती थी, लेकिन ब्रो इंग्लिश के मुताबिक सिर्फ जो उनका यंगेस्ट सन था, सबसे जो छोटा बेबी था, उसके हिस्से में प्रॉपर्टी आती थी। अभी मैं थोड़ा सा चाहूंगा जी कि फॉरेन लॉ जो इसकी दूसरी काइंड है स्पेशल लॉ की, उसको डिस्कस किया जाए। तो नाम से ही जाहिर है, फॉरेन लॉ मीन्स and determines right and liabilities of the parties on the basis of their claim in any other country। यानी जो दूसरे दीगर ममालिक हैं वहां पर लोगों के जो राइट्स और लाइबिलिटीज हैं और वो अपनी क्लेम की बुनियाद पर जो बात करते हैं, तो इसमें भी बार ये बात कही गई कि इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ इज नॉट अगेन एन एक्सक्यूज, बट इसको हमने इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट के बराबर करार दिया है। मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूं। किसी बैरूनी मुल्क के कानून को जानना जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी बैरूनी मुल्क के कानून को नहीं जान सके तो दिस इज नॉट इग्नोरेंस ऑफ लॉ, दिस इज इक्वल टू इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। और जहां पर इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट आती है वहां पर आपको थोड़ा बहुत एक्सेप्शन मिलती है, थोड़ा बहुत एक्सक्यूज मिलता है। इसीलिए उन्होंने लिखा कि इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ इज लाइक द इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एंड कैन बी एक्सक्यूज्ड। और इस पे आप माजरत कर सकते हैं जी, चूंकि मैं पाकिस्तान में रहता था इसलिए मैं इंग्लैंड के कानून से वाकिफ नहीं रखता, तो इस बुनियाद पर आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज। लेकिन जहां तक पाकिस्तानी कानून का ताल्लुक है तो उसका जानना आप पर लाजम है। देयर इज नो एक्सक्यूज रिगार्डिंग पाकिस्तानी लॉज। अब इसकी जहां तक तीसरी जो काइंड है जिसको हम कन्वेंशनल लॉ कहते हैं, तो ये वो सोर्स ऑफ एग्रीमेंट है या सोर्स इन द एग्रीमेंट ऑफ दोज हु आर सब्जेक्ट टू इट। एग्रीमेंट इज लॉ फॉर दोज हु मेक इट। जैसे इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि किसी क्लब, कोई क्रिकेट क्लब है, उसके रूल्स हैं, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके रूल्स हैं, कवानीन हैं, और इसी तरह से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनीज हैं उनके जो हैं, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसकी मिसालें कन्वेंशनल लॉ के तौर पर दी जा सकती हैं। यानी जो ऐसे ज़राए जो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट करने के लिए एज ए सोर्स काम करते हैं, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल लॉ। इसके बाद आ जाता है जी ऑटोनॉमिक लॉ। तो ऑटोनॉमिक लॉ जो है, इस नाम से जाहिर है कि देयर आर सर्टेन ऑटोनॉमिक बॉडीज इन पाकिस्तान जिनको आज खुद ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो अपने जो रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं या जो कवानीन हैं उनको मरतब करें। इसमें इसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन अथॉरिटी का नाम भी दे सकते हैं कि जिस तरह से प्राइवेट पर्सन्स को या बॉडी ऑफ पर्सन्स को जो इख्तियार दिया जा सकता है। और इसकी मिसालें आपके पास पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान वापडा और पंजाब यूनिवर्सिटी आज खुद इसमें शामिल है, जो कि ऑटोनॉमिक बॉडी के तौर पर या ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर काम कर रहे हैं और ये अपने लॉज वगैरह रूल्स जो हैं वो खुद बनाते हैं। इसी तरह से एक और टर्म है इसमें स्पेशल लॉ में जिसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। आई थिंक एवरी पर्सन ऑफ पाकिस्तान नोज बेटर regarding martial law as compared to the any word of the any person of the world, क्योंकि सबसे ज्यादा शायद पाकिस्तान में ही मार्शल लॉ लगे हैं।
तो जनाब इसमें ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको कायम किया जाता है, उनको स्टैब्लिश किया जाता है, और जो बेसिक आपके जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मेरे ख्याल में आर्टिकल 232 से 235 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ये प्रेरोगेटिव है, प्रेरोगेटिव तो नहीं कहना चाहिए, इसमें अख्तियारात हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि अगर उनको कोई रिकमेंड करे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो वो एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं। ये तो लीगल बात हो गई, लेकिन विदाउट एनी सैंक्शन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द इंटरवेंशन ऑफ द आर्मी जो पाकिस्तान में कई दफ़ा हो चुकी है, 1958 में हुई, फिर 1999 में हुई, तो इस तरह से जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो उसको मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जाती हैं और उनको स्पेशल अख्तियारात दिए जाते हैं और स्पेशल ट्रायल किए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम फिर मार्शल लॉ रखा गया है जी। और ये जो कोर्ट्स हैं ये मिलिट्री अथॉरिटीज के अंदर काम करती हैं और वही इनको रन करते हैं। एक और अहम टर्म है जिसको मैं समझता हूँ इस टॉपिक में डिस्कस किया जाना बड़ा जरूरी है, वो है इंटरनेशनल लॉ। जब भी मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान या मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट कायम होता है तो उसके लिए जिनेवा कन्वेंशन टाइप कन्वेंशंस के जरिए ये तय किया गया है कि जंग की सूरत में, अमन की सूरत में, किसी वबा की सूरत में, जैसे आजकल कोविड-19 की वबा फैली हुई है, कौमें जो हैं वो इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की पाबंद हैं और इसके लिए जो हेग है वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कायम की गई है, जहाँ पर जो दो मुल्कों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा पैदा होता है तो वो अपना मामला वहाँ पर लेके जाते हैं। जैसे वो कुलभूषण जाधव बड़ा मशहूर केस था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दोनों वकाला ने वो केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फाइट किया था। अब इसके अलावा एक और टॉपिक है छोटा सा जिसको प्राइज कोर्ट्स कहते हैं। अब प्राइज का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी दो मुल्कों के दरमियान कोई वार होती है, कोई हालत जंग होती है, तो वो जो शिप्स और कार्गोज उनके सी में ट्रेवल कर रहे होते हैं या उस जंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे के कार्गोज और शिप्स को जो है वो अपने कब्जे में ले लेते हैं या अपने पोजेशन में ले लेते हैं। तो उनके दरमियान जो फैसला करने के लिए अदालत कायम की जाती है कि अब अगर किसी ने लीगली या इलीगली कोई कार्गो या कोई शिप कब्जे में ले लिया है तो उस पर कैसे डिसाइड किया जाए, तो ऐसी कोर्ट्स को प्राइज कोर्ट्स कहते हैं। इसमें दो तरह से इसको डिस्कस किया जाना जरूरी है कि अगर तो सीजर यानी कब्जा जो है, पोजेशन जो है वो लीगल है, तो बतौर प्राइज वो जो प्रॉपर्टी है वो उसी मतलब के पास रहेगी जिसने लीगली उसको अपने कब्जे में लिया है। लेकिन अगर वो इलीगल सीजर है या इलीगल पोजेशन है तो फिर प्राइज कोर्ट्स के जरिए उसको रिटर्न करवाया जाता है या उसके डैमेजेस जो है वो दरवाए जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हम एक दो टॉपिक रह गए हैं उसको डिस्कस करते हैं और वो है प्राइवेट और पब्लिक लॉस। बहुत आसान है, अपने नाम से ही इनको इंटरप्रेट किया जा सकता है। प्राइवेट लॉ में एडजस्टमेंट ऑफ रिलेशन है बिटवीन द पर्सन एंड पर्सन, यानी दो अशखास के दरमियान कोई भी मामला अगर तय किया जाता है, कोई भी कानून वो आपस में डिसाइड करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं और उस पर दोनों पाबंद रहने के लिए कारबंद रहना चाहते हैं, तो डेट इज कॉल्ड प्राइवेट लॉ। और इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों अशखास शामिल हो सकते हैं। स्टेट इसमें शामिल नहीं होती। स्टेट बतौर आर्बिटर यानी आर्बिट्रेटर सालस इसमें काम करती है और उनके एग्रीमेंट को जो है वो चेक एंड बैलेंस के तौर पर काम करती है। इसके मुकाबले में अगर हम पब्लिक लॉ को देखें तो पब्लिक लॉ जो है इसमें देयर इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड स्टेट। जो अशखास हैं उनके दरमियान और रियासत के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और इसमें फिर
आगे चल के हम देखते हैं कि इसकी मिसालें आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की दे सकते हैं और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की मिसाल दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड द स्टेट, कि हमें रियासत की कौन कौन से जो लाइबिलिटीज हैं उनको पूरा करना है और रियासत ने हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स को पूरा करना है। मेरे ख्याल में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक अच्छा सिविल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया जाए आपके जहन में। इसके बारे में अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो मैं मौजूद हूँ। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।